वो परवेज अख्तर है और मैंने बीएस और एमएस दोनों कंप्यूटर साइंस के अंदर सरगोदा यूनिवर्सिटी से ही किए हैं और रिसेंटली मैंने अपनी पीएचडी जो है डॉक्टर डिग्री वो नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी है शियान में चाइना में वहाँ से की है। तो रिसेंटली ये मेरी फर्स्ट क्लास है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, तो मैं इसमें आप सबको वेलकम करता हूँ। आपने जो माइक्स हैं वो म्यूट रखे हैं, जब किसी ने कोई बात करनी हो तो उसको ओपन कर लें, अदरवाइज आपने जो है ना वो माइक और वीडियो दोनों जो है वो म्यूट रखें, इसको ऑफ रखें। अच्छा, इसमें सबसे जो पहले है कोर्स हमारा मैथमेटिक्स में प्रोग्रामिंग जो है ना वो कैसे होती है, या प्रोग्रामिंग के थ्रू मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शंस हैं, वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं और उनको फिर न्यूमेरिकली या आप दूसरे लफ्जों में विजुअली ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये हम पढ़ेंगे। आप लोगों में से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम दी होंगी। मे भी आप लोग बीएस करने से पहले आईसीएस शायद आपने किया हो, या एफएससी में, या इससे पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो पढ़ी हो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। ठीक है, तो मे भी आपने पढ़ी हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या आपने आईसीटी का कोर्स पढ़ा हो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो मे भी आपने उसके अंदर भी कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट कुछ चीजें पढ़ी हो। तो मेरा मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़ा तो एटलीस्ट इतना तो आपका बैकग्राउंड होगा कि आप कंप्यूटर को या लैपटॉप को आप रन कर लेते होंगे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, या कुछ एक्सेल है, या विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह की जो चीजें हैं ये आप लोगों ने यूज की होंगी, क्योंकि आपका जो इनिशियली बैकग्राउंड है वो तो चलो कंप्यूटर का नहीं, लेकिन ये तो आजकल हर बंदा जो है वो तकरीबन इसको यूज करता है और इसको कुछ ना कुछ हाउ ना होता है कंप्यूटर की एप्लीकेशन से रेलिवेंट। और अगर नहीं भी पढ़ी तो चलें इस लेक्चर में या इस कोर्स के अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। तो मैं भी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ इसकी, अपने लेक्चर की। विजिबल है स्क्रीन? आपको नजर आ रही है जी सबको? जी सर। अच्छा, ये जो कोर्स है जैसे इसका जो नेम है वही बता रहा है कि इसका जो पर्पस है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टडी करना है फॉर मैथमेटिकल पर्पस, या मैथमेटिशियंस के लिए, ताकि वो अभी तक तो आपने जैसे बाय हैंड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए होंगे, या ग्राफ्स वगैरह जो है वो बाय हैंड आपने डिजाइन किए होंगे, लेकिन अभी एक और वे जो है वो भी हमारे पास है जो कि जिसे आप कह लें एडवांस मेथड्स हैं, कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए या आपके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए, फंक्शंस हो गए, उनको आप कैसे जो है वो यहाँ पे बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको आप कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हमारा इस सेमेस्टर में कोर्स आउटलाइन है। मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दी हैं। इसमें हम बेसिकली दो चीजें पढ़ेंगे, एक मैथमेटिका पढ़ेंगे और दूसरा मैपल पढ़ेंगे। ये मैथमेटिका और मैपल दोनों जो है ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर्स हैं बल्कि आप कह लें कि इसमें बहुत सारी ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको स्पेशली मैथमेटिकल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये नीचे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है
कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम ये क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल या अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं, वेक्टर्स, मैट्रिसेस, सेट्स वगैरह, और इससे हट के सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस हैं। पहले 2 पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे, न्यूमेरिकल और वेक्टर्स वाले, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से रेलिवेंट है। सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस जो हैं ये चूंकि हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ये 2 तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप कह सकते हैं, ये प्रोसीजरल कह सकते हैं, और दूसरी जो है ना ये हमारे पास सिंबॉलिक्स होती हैं। आप ऐसे समझ लें कि जो कंप्यूटर है, जब भी आप फॉर एग्जांपल किसी आइकन को डबल क्लिक करते हैं या किसी जगह पे आप सिंगल क्लिक करते हैं, माउस से कोई बटन जो है वो आप प्रेस करते हैं या कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप कोई कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को कि वो कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करे। अब इसको हम इनपुट कहते हैं। अब ये इनपुट जो है ये बेसिकली पीछे हार्डवेयर के ऊपर इंप्लीमेंट करनी होती है। जैसे आप किसी वीडियो के आइकन को जब आप डबल क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाती है और मॉनिटर के ऊपर वो डिस्प्ले हो जाती है, एलसीडी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें जो पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो एक्चुअली हार्डवेयर को बता रहे होते हैं क्या करना है। अब इसमें 2 चीजें हैं। कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें ये बताया जाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये बताने पड़ते हैं यूजर को कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो जैसे आप बताते हैं कि ये करना है और ऐसे ऐसे करके करना है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टेप्स आप डिफाइन करते हैं कि पहला स्टेप ये होना चाहिए, दूसरा ये और तीसरा ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो कंप्यूटर है वो उसको प्रोसेस करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। आप बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। जबकि कुछ सिंबॉलिक्स होती हैं, आपको जस्ट क्या करना होता है, कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ फंक्शंस आप कह लें वो डिफाइन होती हैं, तो आपने वो लैंग्वेज जो है उसमें उस फंक्शन को या स्टेटमेंट को एज इट इज टाइप करना होता है, तो कंप्यूटर वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें नहीं पता होता हमें कि बैकएंड कैसे करके कंप्यूटर ने परफॉर्म किया है। मतलब हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से करते हैं कि व्हाट टू डू, और ये नहीं कहते कि हाउ टू डू। वो डिपेंड करता है कंप्यूटर के ऊपर कि वो उसको कैसे करके परफॉर्म करता है। तो ये जो मैथमेटिक का ये मैपल लैंग्वेज है, इसमें हम सॉफ्टवेयर जो हैं इनकी जो अपनी लैंग्वेजेस हैं वो सिंबॉलिक हैं। तो ज्यादातर चीजों में हम जस्ट इनके बने बनाए फंक्शंस हैं वो यूज करेंगे, एक्सप्रेशंस हैं उनको यूज करेंगे, तो आप मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। कोई डिटेल जो है वो इन डेप्थ हमें नहीं देनी पड़ती किसी चीज को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्लो कंट्रोल्स हैं। लाइक आप ऐसे समझें कि हमने बताया हुआ है कि हमारे पास ये 4-5 स्टेटमेंट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल स्किप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर थर्ड चले, सेकंड ना चले, फिर जो है वो फिफ्थ चले, फोर्थ ना चले। तो इस चीज को हम जो है ना कहते हैं कि कंट्रोल को आप इंटरप्ट कर रहे हैं। बेसिकली तो ये होता है कि जैसे आप स्टेटमेंट्स देते हैं कंप्यूटर को, एज इट इज कंप्यूटर उसको परफॉर्म करता है। जिस ऑर्डर में आप देते हैं उसी ऑर्डर को वो परफॉर्म करता है। ये उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, नॉर्मली वो ऐसे करता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में आप चाहते होते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो कि कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो और कुछ ना हो, तो उस केस में हमें उसका जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसको हम फ्लो कंट्रोल्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, कुछ एवरेज मार्क्स हैं और वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एवरेज मार्क्स सिर्फ उन स्टूडेंट्स के जो कि एग्जाम के अंदर पास हैं, जिनके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं, पास हैं। तो उस सिनेरियो में फिर हम क्लास के अंदर अगर फॉर एग्जांपल 48 की स्ट्रेंथ है और उसमें 20 जो है वो फेल है, बाकी 28 जो है वो पास है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो फिर 48 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो काउंट करे या कैलकुलेट करे। हम सिर्फ यही चाहेंगे कि जो 28 पास स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ जो है ना वो काउंट करे,
तो इस केस में हम कंप्यूटर में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे देंगे कि वो सिर्फ पास स्टूडेंट्स को ही काउंट करेगा और बाकी जो है उनको काउंट नहीं करेगा। तो इस केस में इंस्टेड ऑफ दैट के 48 स्टूडेंट्स को आप कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करे उनके नंबर्स को, जस्ट हम पास स्टूडेंट्स जो उन्हीं को करेंगे और जो फेल्स हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। इसको हम फ्लो कंट्रोल्स कहते हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास लूप्स की होती है। समटाइम हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं वो मल्टीपल टाइम परफॉर्म्स हो, मतलब पहली स्टेटमेंट फिर दूसरी फिर तीसरी, और हम चाहते हैं कि जो तीसरी है वो 5 दफा या 10 दफा रिपीट हो। तो इस सिनेरियो में इसको हम नंबर ऑफ जो रेपिटिशंस है किसी एक स्टेटमेंट की, इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स कहते हैं। तो डिफरेंट लूप्स अवेलेबल हैं, डिपेंड करता है कि कब तक लूप चलना है, और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशन जो है वो आप दे रहे हैं जिसके ऊपर उस लूप ने उन स्टेटमेंट्स को रिपीट करते जाना है। तो ये प्रोग्रामिंग के हिसाब से चीजें हैं, ये आगे जब आएंगी तो इनको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, तो आपको इन चीजों की समझ आ जाएगी। फिलहाल आप यही समझें कि फ्लो कंट्रोल मीन के जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने इंटरप्ट करना है, उनको आपने चेंज करना है। आप चाहते हैं कि एक सीक्वेंस के साथ चीजें ना चलें, कुछ जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करे या आपका अपना जो विश है उसके हिसाब से चीजें चलें, तो आप इसको इंटरप्ट कर सकते हैं फ्लो को। नेक्स्ट इसमें हम ग्राफिक्स को पढ़ेंगे। ग्राफिक्स आपने देखे होंगे या मे भी आपने यूज भी किए होंगे, स्पेशली जब आप कोई रिपोर्ट्स राइटिंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, या आप एक्सेल के अंदर कोई आप शीट बनाते हैं तो उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, या आपके पास कुछ डाटा होता है आपने उसको एनालाइज करना होता है। तो जब आप डाटा को एनालाइज करते हैं तो जब आप डाटा जो है वो ज्यादा तादाद में हो, तो बजाय कि आप इंडिविजुअल एंट्रीज जो है रिकॉर्ड जो उसको आप देखें, आप उसका एक ग्राफ जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। तो ग्राफ के थ्रू आपको इजीली पता चल जाता है कि ग्राफ में जो डाटा है उसका ट्रेंड क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो 80% से अबव है, 60% वाले कितने हैं, 40 वाले कितने हैं। तो अगर आपके पास काफी सारे स्टूडेंट्स हैं तो इसको आप दो वेज में फिर आप देख सकते हैं। या तो आप एक टेबल बना लें, टेबल के अंदर आप उनका जो रिकॉर्ड है वो एंटर कर दें, मतलब रोज बना लें। तो फिर उस टेबल को आप एनालाइज करें, उसमें से आप देखें कि नंबर्स जो हैं वो किधर किधर 80% से ज्यादा हैं। तो जिनके ज्यादा होंगे फिर आप काउंट कर लेंगे कि इसके अंदर 10 हैं या 15 हैं या जो भी हैं। और दूसरा वेज जो है वो ग्राफिक्स का है कि आप उस टेबुलर डाटा को लेके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी ले आए, एक ग्राफ जो है वो डिजाइन कर लें। तो उस ग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 80% मार्क्स हैं या जिनके 60% हैं या 40% हैं। आपने देखे होंगे जो ग्राफिक्स हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ मतलब वर्टिकल बार्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो पाई चार्ट्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे पास लाइंस की फॉर्म में होते हैं। इस तरह करके कुछ हमारे पास वो कोन्स की फॉर्म में होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ग्राफिक्स डाटा जो है उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास होगा बेसिकली वो पैकेजेस का होगा। पैकेजेस हमारे पास क्या है, हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसा प्री डिफाइंड कोड होता है जो ऑलरेडी उस लैंग्वेज का पार्ट होता है, और जब लैंग्वेज को डिजाइन करते हैं तो उस वक्त उन बिल्ट इन फंक्शंस को वहां पे इंक्लूड कर दिया जाता है। और यूजर को नहीं पता होता कि फॉर एग्जांपल अगर एवरेज काउंट की जा रही है तो बैकएंड पे कैसे कैलकुलेट की जा रही है, या आप कोई इंटीग्रेशन वगैरह या कोई आप डेरिवेशन कर रहे हैं तो वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो बिल्ट इन फंक्शंस में जस्ट आप फंक्शन का नाम देते हैं क्योंकि वो पहले से डिफाइन होता है, और नंबर ऑफ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स दे देते हैं। लाइक अगर आपने सम करना है तो सम का कोई एक फंक्शन होगा, उसका कोई नाम होगा, कोई पैरामीटर्स होंगे। पैरामीटर्स मीन कि आप कौन सी वैल्यूज जो है वो आप सम करना चाहते हैं, 2 4 8 जो भी हैं, तो वो आप दे देते हैं। तो उससे वो क्या होता है कि वो
फंक्शन आपको सम करके उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको दे देता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 एंट्रीज हैं किसी चीज की, और आप चाहते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है या मिनिमम वैल्यू कौन सी है या एवरेज वैल्यू कौन सी है, तो ये फंक्शंस जो है बिल्ट इन फंक्शंस, इनको इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज को हम देखेंगे, ये बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो पैकेजेस में डिफाइन होते हैं, और पैकेजेस जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन का एक पैकेज होगा, डेरिवेटिव का हो सकता है, बेसिक मैथमेटिक्स का हो सकता है, कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस का हो सकता है। तो मल्टीपल पैकेजेस हमारे पास हो सकते हैं। तो इनको भी हम देखेंगे कि मैथमेटिका में या मैपल के अंदर कौन से ऐसे पैकेजेस जो है वो अवेलेबल हैं, तो उन पैकेजेस को आप कैसे कॉल कर सकते हैं या कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं, इन चीजों को भी जो है ना वो हम देखेंगे। ये बेसिकली हमारे पास एक कोर्स आउटलाइन है। दोनों सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैथमेटिक और मैपल दोनों में हम इन चीजों को फोकस करते हुए आपने जो है वो स्टडी या कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर बुक्स बता रहे सर कौन सी? अच्छा चलें, बुक्स के हवाले से आगे ये बात कर लेते हैं। ये हमारे पास कोर्स बुक्स हैं, ये दोनों रिकमेंडेड बुक्स हैं। पहली जो है वो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग विद मैथमेटिक्स है, ये 3rd एडिशन है। आपको ऑनलाइन जो है वो इजीली डाउनलोड आप कर सकते हैं किसी वेबसाइट से या लाइब्रेरी से। और सर आप शेयर कर दें ग्रुप में। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा। और सेकंड बुक जो है वो हमारे पास मैपल की इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग गाइड है। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि हमारा जो फोकस है वो प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करना है, ना कि मैथमेटिक्स को। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेसिक जो है वो मैथमेटिक्स पता होंगी चीजें, आप मुझसे जो है मे भी बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मेरी फील्ड तो मैथमेटिक्स नहीं है। तो मेरी फील्ड तो सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज क्लियर नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर अभी भी नहीं आ रही। सर जी आवाज नहीं सही आ रही, सिग्नल प्रॉब्लम है। हेलो सर, अब आ रही आवाज? यस सर। अच्छा, तो इसमें बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ना, तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट्स जो हैं वो आपने क्लियर करने हैं कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, उनको यूज करते हुए आपने कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस में जो आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस चीज को जो है ना वो देखेंगे। दोनों बुक्स से भी पता चल रहा है, दोनों बुक्स जो है वो ट्यूटोरियल टाइप्स बुक्स हैं, थ्योरेटिकली नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ट्यूटोरियल्स नेट से देखे होंगे, ये कोई बुक आपने ऑलरेडी स्टडी की हो ट्यूटोरियल्स की, तो उसमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जस्ट गाइड किया जाता है, नंबर ऑफ स्टेप्स दिए होते हैं। अगर आपने ये काम करना है तो कैसे करना है, ये करना है तो कैसे करना है। तो इस तरह की चीजें इन बुक्स के अंदर अवेलेबल है। तो फर्क सही तरीके से डिटेल जो है वो नहीं है इनके अंदर, मैथमेटिक्स की डिटेल नहीं है, ना ही प्रोग्रामिंग की इतनी डिटेल है। तो जहाँ पर कुछ कंसेप्ट होंगे वो साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। तो ये दो बुक्स मैं शेयर कर दूंगा। सर जी अगर हार्ड फॉर्म में लेनी हो फिर कौन सी ले? ये दोनों रिकमेंडेड हैं। ये आपके जो है ना कोर्स आउटलाइन में है, दोनों बुक्स जो है ये अगर आपको हार्ड फॉर्म में मार्केट से मिल जाएं तो दोनों आपने स्टडी करनी है। पहली जो बुक है वो सिर्फ मैथमेटिका को
जो है ना वो डिस्कस करती है। सेकंड जो बुक है वो हमारे पास मैपल की करती है। तो दोनों जरूरी है, दोनों को आप लें। या दूसरे लफ्जों में अगर आपको हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती तो आप सॉफ्ट फॉर्म जो है वो लेके उसके प्रिंट वो निकलवा लें, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं थोड़ा। मैथमेटिका हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है आपके पास, या नोटपैड आपने शायद नाम सुना हो, या आपने विंडोज मीडिया प्लेयर का नाम सुना हो, एक्सेल का सुना हो। काफी सारे टूल्स हैं, मेथड सॉफ्टवेयर हैं, तो ये भी एक उसी तरह का सॉफ्टवेयर है। विंडोज बेस सॉफ्टवेयर है। विंडोज बेस का मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोग्राम है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो ये एक विंडो के अंदर रन होता है। तो उस विंडो में ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर चलेगा सारे ऑप्शंस उसके अंदर डिस्प्ले होते हैं। तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को जो है ना वो हम विंडो कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पता है ना आप सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं बार बार उसी का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वो आपने देखा होगा उसका लेआउट या इंटरफेस जो आप कहते हैं, तो इंटरफेस आप उससे पता है, आप फेमिलियर हैं, तो मैं बार बार इस वजह से उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें मुख्तलिफ आइकन्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जिनके ऊपर आप क्लिक करके माउस के साथ आप वो जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सेव करना है किसी चीज को, तो सेव का कोई आइकन होगा, या फाइल मेन्यू में जाके सेव की कमांड होगी, या कीबोर्ड से कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं Ctrl+S, इनको प्रेस करके जो है ना वो आप सेव वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह का ये सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस हैं रेलिवेंट टू मैथमेटिक्स, और इसका जो यूज है दूसरे लफ्जों में आप कह लें मैथमेटिका का, ये तकरीबन ऑल टाइप ऑफ फील्ड्स जिनमें हमारे पास कंप्यूटर साइंस भी है, इसके अलावा प्रोग्रामिंग, डाटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, ये इसकी एप्लीकेशंस है। आप कह लें कि इस मैथमेटिका को आप कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और अगर हम फील्ड्स की बात करें तो ना सिर्फ ये मैथमेटिक्स वाले बल्कि इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर साइंस वाले, फिजिक्स वाले, अकाउंटिंग वाले, तो जहाँ जहाँ पे मैथ जो है वो इन्वॉल्व है जिस जिस फील्ड में, वहाँ वहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ ओवरव्यू है। अभी जैसे एक दो यहाँ पे एग्जांपल्स है मैथमेटिका की। आपने फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है, या आप देख रहे हैं कि आप एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या आप कह लें एक एक्सप्रेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है मैथमेटिकली। अगर आप ट्रेडिशनल वे से करें हाथ से तो आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको, और जब आप कंप्यूटर पे मैथमेटिका के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको कैसे सॉल्व करता है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो पहला पॉइंट है कंप्यूटिंग का, इसके अंदर यहाँ पे ये एक पहली जो लाइन है, इसमें आप देखें तो फर्स्ट जो चीज है ये IN लिखा हुआ है, विजिबल हो अगर आपको समझ आ रही हो तो। ठीक है, IN का मतलब इनपुट है कि आप एक इनपुट दे रहे हैं, और इनपुट 1 का मतलब ये है कि ये आपकी पहली इनपुट है जो आप दे रहे हैं, और आगे जो है वो आप एक्सप्रेशन लिख देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, में भी आप अलजेब्रिक या कोई कांस्टेंट या वेरिएबल्स या कुछ भी आप दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल 2+5 तो ये उसको भी कैलकुलेट कर देगा। आप इसी तरह कोई और फंक्शन जैसे A+B है, तो इस तरह की चीजें ये कैलकुलेट कर सकता है। आपको ये इंस्टेंट कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट है वो दे देता है। तो इसमें हमारे पास इनपुट पहले जो स्टेटमेंट है ये इनपुट को ज़ाहिर कर रही है, सेकंड जो है ये आउटपुट को ज़ाहिर कर रही है। आवाज आ रही है आप तक?
यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो अभी आप इस चीज को यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट इट कि हाउ टू टाइप या और हाउ टू राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू मैथमेटिकल। अभी आप इस चीज को ना सोचें कि आप कैसे इसको टाइप करेंगे, कैसे लिखेंगे, या कैसे होगा, या इसका इंटरफेस कैसे होगा। अभी जस्ट हम इसका एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आपको पता चले कि मैथमेटिका क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की जब आप लिखेंगे तो वो उसका कैसे करके वो आपको आउटपुट दे देगा। तो ये एक एग्जांपल इसकी है। सेकंड इसी तरह ये है, ये 3 4 5 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, मतलब 4 इंस्ट्रक्शंस हैं मैथमेटिका की। और इन चारों के अंदर हो क्या रहा है कि हम कोई 3 नंबर्स हैं उनको हम ऐड करना चाहते हैं। हो तो ये भी सकता था कि हम इसको कुछ ऐसे करके लिखते कि 350 प्लस 175 प्लस 83, और ये हमें जो है ना डायरेक्ट उसका आउटपुट जो है वो 608 दे देता। लेकिन इसमें समझाने वाली बात जो है इस वे में करने की कि आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आउटपुट आती है किसी एक्सप्रेशन की, जो रिजल्ट हमारे पास आता है, उस रिजल्ट को आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर वो जो रिकॉर्ड है आपका, वो जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और आप उसको फ्यूचर किसी नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं उस कैलकुलेशन को। ये नहीं है कि बार बार आप बेसिक एक्सप्रेशन जो है उसको आप सॉल्व करें और उसकी आउटपुट देखें और वो आउटपुट जो है वो न्यूमेरिकली आगे आप यूज करें। तो उससे अच्छा ये है कि आप रिजल्ट एक दफा कैलकुलेट करवाएं और उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दें, और फिर जब आपको कहीं पे उसकी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर लें। जैसे अभी इसमें जो पहला पॉइंट है लिखा हुआ है इनपुट 2 वाली जो लाइन, इनपुट 2 में ये रेंट इज इक्वल टू 355। इसमें 355 वो वैल्यू है जो हम मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। इक्वल का जो ऑपरेटर इसके दरमियान में है सिंबल है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और इसका पर्पस क्या होता है कि ये वैल्यू है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर करवाए। अब ये 350 जो है ये असाइन हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा रेंट को। रेंट एक वेरिएबल है। वेरिएबल को आप ऐसे समझें कि हमारे पास जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी तो आपने आईसीटी में शायद पढ़ी होगी। मेमोरी मीन आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितने भी आपके प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं वो सारे उसी रैम के अंदर चल रहे होते हैं, मेमोरी के अंदर चल रहे होते हैं। तो उस मेमोरी जो है उसका अपना एक समझे स्ट्रक्चर होता है। आपने पढ़ा होगा कि ये जो मेमोरी होती है ये कुछ रेक्टेंगुलर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में होती है। मतलब आप कह लें कि इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर्म में सेल्स होते हैं, और हर जो सेल होता है उसका कोई एड्रेस होता है और उस सेल के अंदर जो है वो डाटा जाके स्टोर होता है। तो इसी तरह ये जो रेंट है ये एक नेम होगा किसी मेमोरी में किसी एक सेल का, जिसमें जाके 350 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। समझ आई बात की? जी सर। सर। तो उस सेल में ये वैल्यू जो है वो जाके स्टोर हो जाएगी। जब ये 350 स्टोर हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी जगह पे 350 की जरूरत पड़ेगी इस वैल्यू की, तो आप बजाय कि उस जगह पे 350 यूज करें, आप उस सेल का जो एड्रेस है जो यहाँ पे रेंट लिखा हुआ आ रहा है, ये रेंट को आप आगे यूज कर सकते हैं। तो अभी ये इनपुट 5 वाली जो स्टेटमेंट है जो राइट साइड पे है, इसको अभी देखते हैं। लेकिन इससे नीचे एक तो वेरिएबल हमने ये रेंट वाला बनाया जिसमें एक वैल्यू स्टोर की। इसी तरह इनपुट 3 में हमने एक फूड के नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 175 स्टोर किया है। और इसी तरह हमारे पास थर्ड जो है वो हीट है और उसके अंदर 83 हमने स्टोर किया। तो ये 3 डिफरेंट वैल्यूज में वो 3 डिफरेंट सेल्स में जाकर मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। और अब जब हमें इन तीनों की जरूरत पड़ी और हमने इनको कैलकुलेट करना चाहा, तो हमने इनपुट 5 स्टेटमेंट में इंस्टेड ऑफ दैट कि हम वो कांस्टेंट वैल्यूज लिखे, हमने उन वेरिएबल्स के नाम यूज किए, रेंट प्लस फूड प्लस हीट। तो यहाँ पे रेंट का मतलब
कि उस मेमोरी से जो रेंट सेल में वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे यूज हो। फूड का मतलब जो फूड सेल के अंदर मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर है वो, और इसी तरह हीट का मतलब 83 जो है वो जो उधर स्टोर है मेमोरी के अंदर वो यहाँ पे यूज हो। तो ये जो नीचे आपको आउटपुट 5 में 608 मिल रहा है, ये इन तीनों को सम अप करके ये वैल्यू मिल रही है। हालांकि आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि हमने ऊपर इनपुट फाइल स्टेटमेंट में वैल्यूज नहीं लिखी, हमने कोई 350 प्लस 175 प्लस 83 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है रेंट प्लस फूड प्लस हीट। ये रेंट, फूड और हीट जो है ये वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स जो है ये क्या करते हैं कि मेमोरी में आपका डाटा स्टोर करने के लिए और फिर डाटा को वहां से रिट्राइव करने के लिए यूज होते हैं। स्टोर और रिट्राइव आपने पढ़ा होगा। स्टोर ऑपरेशन ये होता है कि कोई डाटा जो है वो जाकर मेमोरी में महफूज हो, सेव हो जाए, स्टोर हो जाए, और रिट्राइव का ये होता है कि वो डाटा दोबारा वहां से आप कॉल करें, जब आपको जरूरत पड़े तो आप स्टोर डाटा को वहां से रिकॉल करें और अपने प्रोग्राम के अंदर उस डाटा को यूज करें। तो ये वेरिएबल्स डाटा को स्टोर भी करते हैं, डाटा को रिट्राइव भी करते हैं। और थर्ड जो फंक्शन है इन वेरिएबल्स का, वो हेल्प करते हैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में। जैसे यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं तो बाय यूजिंग 3 वेरिएबल्स कर रहे हैं। तो ये है कि आप अपना मैथमेटिका में जो रिजल्ट है किसी कैलकुलेशन का या एक्सप्रेशन का, वो आप स्टोर भी करवा सकते हैं और इनको फिर आप आगे यूज भी कर सकते हैं। क्लियर है जी? जी सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है। अभी नेक्स्ट आप देखें कि आपने पावर कैलकुलेट करनी है, कोई 2 raised to power 500 है। तो आई थिंक कि जो हमारे कैलकुलेटर्स हैं वो इतनी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट ना कर सकें। मैथमेटिका जो है ये आपको कैलकुलेट करके देता है एग्जैक्ट वैल्यूज। जैसे ये अभी यहाँ पे हैं तो पहली इनपुट 7 जो है इसमें हमारे पास आपने वो एक्सप्रेशन दिया है कि ये चीज कैलकुलेट करनी है, और नीचे आउटपुट 7 जो है इसमें हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो अवेलेबल है। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है सर फॉर एग्जांपल आप रीड भी नहीं कर सकते। जी 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 बोलें, कोई क्वेश्चन था? सर ये हम लोग किस तरह करेंगे? ये जो स्क्रीन शॉट यहाँ पे दी हुई है ये मैंने मैथमेटिका से ली है, ये बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है एग्जांपल्स। ये मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैथमेटिका सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, आपको मिल जाएगा नेट से, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 GB के अंदर है, ये 3 GB के अंदर है। तो अगर अच्छा नेटवर्क कनेक्शन हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में डायरेक्ट अगर आप एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करेंगे इसका, या कुछ जिप फाइल्स होती हैं कंप्रेस करके दी होती हैं, तो उसमें ये इशू आ जाएगा कि अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो दोबारा आपको नए सिरे से वो फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इस तरह टाइम भी वेस्ट होगा और आपका डाटा जो है वो भी ज़ाया होगा। तो उससे अच्छा हमारे पास एक और टेक्निक होता है टोरेंट फाइल। इसकी नाम सुना हुआ आपने टोरेंट फाइल? नो सर। ठीक है। बाद स्टूडेंट्स ने मैं भी सुना भी हो, सम स्टूडेंट्स ने। तो उसमें टोरेंट फाइल में ये होता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है टोरेंट्स का ना, वो आप नेट से डाउनलोड कर लें, कुछ MBs का है, जल्दी हो जाएगा। तो उसमें नेट से सर्च करें, जब मैं आपको ना उसकी टोरेंट फाइल शेयर कर दूंगा, तो वो आप उस सॉफ्टवेयर में ओपन करके करेंगे तो वो डाउनलोडिंग उसकी स्टार्ट कर देगा। तो लेकिन वो ये करना है होगा या मोबाइल में? हाँ जी, ये कंप्यूटर में होगा या मोबाइल में? नहीं, मोबाइल में तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको लैपटॉप के ऊपर करेंगे, 3 GB से ज्यादा का वो सॉफ्टवेयर है, और वे भी टोरेंट फाइल्स जो है टोरेंट के थ्रू जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो वो थोड़ा स्लो डाउनलोड होता है, लेकिन उसमें ऑटोमेटिकली ये सिस्टम होता है कि अगर आप लैपटॉप बंद भी कर देते हैं, आपका नेट डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, घंटे बाद 4 घंटे बाद मॉर्निंग में जब आप दोबारा ऑन करेंगे, नेट कनेक्ट करेंगे,
तो ऑटोमेटिकली वहीं से दोबारा उसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है। तो जो पहले डाउनलोडिंग हो चुकी होती है वो जाया नहीं होती। तो टोरेंट के थ्रू जो है ना वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कितने जीबी का होगा? ये मोर देन 3 GB का, 3 मोर देन 3 GB का इसकी सेटअप फाइल है। और जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये मे भी मोर देन 9 GB जो है वो डाटा, इसको खाली स्पेस जो है वो चाहिए होगी आपकी सी ड्राइव के अंदर या डी ड्राइव में जिधर आपने उसको इंस्टॉल करना। तो ये काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। मैथमेटिक्स के ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये मैथमेटिका है, मैपल है, इसके बाद एक मैटलैब है, शायद आपने सुना होगा। तो इस तरह के ये सारे जो है ना इनमें काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो उसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना और फिर आपने ना उसको यूज करना है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे करनी है। चलिए, तो फिलहाल अभी इसका जो ओवरव्यू है उसको हम जो है वो कंप्लीट करते हैं आगे। ठीक है जी, आगे हमारे पास है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इनपुट 8 की जो स्टेटमेंट है, इसमें हम किसी नंबर को जो है ना वो डिस्प्ले कर रहे हैं और वो नंबर क्या है वो एक्चुअली पाई है, उसका वो सिंबल दिया हुआ है। तो वैसे तो हम 3.14 या 3.1415 3-4 डिजिट तक ही रहते हैं, लेकिन अगर आपने उसको फर्दर डिग्री ऑफ प्रिसिशन में जाके देखना है, डिटेल में देखना है, तो आप उसको इस तरह करके कमांड दे के मैथमेटिका में तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये 3 पॉइंट के बाद जो पॉइंट्स हैं, जो डिजिट्स दिए हुए हैं, तो तकरीबन 500 हैं। तो 500 तक जो है ना वो आप इस नंबर को आप देख सकते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है। ठीक है जी। जी सर। अच्छा, ये आगे हमारे पास सिंबॉलिक कंप्यूटेशंस हैं। मैनिपुलेट एंड कंप्यूट विद सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। क्या मैथमेटिका में आप चीजें जो है उनको आप कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एक्सप्रेशंस। जैसे ये पहला जो है ये फैक्टर पॉलिनोमियल्स का है कि अब इसमें ये जो फैक्टर है, ये मैं वो बात कर रहा था कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, आप जस्ट नाम लिख देते हैं और आगे कुछ पैरामीटर दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये नेम है, और आगे ये जो ब्रैकेट्स है इनको आप समझ लें कि इन ब्रैकेट्स में जो कुछ भी होगा वो एक कमांड होगी, वो आपका डाटा होगा या इनपुट होगी जिसको आप प्रोसेस करवाना चाहते हैं। तो इस केस में आप फैक्टर्स देखना चाहते हैं तो x रेज़ टू पावर 5 - 1 है। तो जब आप ये लिखेंगे, ये कोई भी आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जो उसके फैक्टर्स हैं वो आपको डिस्प्ले करेगा नीचे। सिमिलरली आपने सिंप्लीफाई करना है किसी फंक्शन को, तो ये जैसे है ट्रिग रिड्यूस साइन थीटा, उसकी रेज़ टू पावर 3 है, तो ये उसकी आउटपुट नीचे जो है आपको दे देता है। तो ये कैलकुलेट कर देता है। ये वही बात जो मैंने पहले की थी कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस अगर होती हैं तो हम बताते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास सिंबॉलिक लैंग्वेज है, तो हम ये नहीं बताते कैसे कैलकुलेट करना है, जस्ट हम इंस्ट्रक्शंस में ये देते हैं कि आपने कि कंप्यूटर ने क्या करना है, कैसे नहीं बल्कि क्या करना है। व्हाट टू डू वाली बात है, व्हाट टू डू, तो क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं या किसी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। तो इसी तरह और भी आगे हमारे पास सिंबॉलिक ये जो है ना फैक्टर्स और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिड्यूस, ट्रिग रिड्यूस है, तो ये ऐसे समझें कि नेम्स हैं उनके। इसमें जब भी आप इस तरह का कोई लिखेंगे सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, तो आपको पूरा जो नेम है वो लिखना पड़ेगा, और जो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए हमारे पास किसी भी वेरिएबल का या किसी भी नेम का। जैसे ये भी ये फैक्टर है तो इसका एफ कैपिटल है। ये ट्रिग रिड्यूस, ये दो वेरिएबल्स को मिला के, ये टू वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, कंबाइन करके, तो इसका हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो बड़ा होगा। ये मतलब ऐसे नहीं है कि ये एक ही वर्ड है और आर रिड्यूस का जो आर है वो कैपिटल है यहाँ पे, तो ये स्मॉल हो। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज में ये चीज़ प्री डिफाइन है, आपने एज इट इज लिखना होता है इसको। अगर आप इसमें टी जो है वो स्मॉल करेंगे या आर जो है वो स्मॉल करेंगे
या दोनों जो है वो इस्तेमाल कर देते हैं, जो सारे ट्रिग रिड्यूस सारा जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख देते हैं, तो मैथमेटिका जो है वो इस एक्सप्रेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। तो इसको हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेमिंग कन्वेंशंस। तो नेमिंग कन्वेंशंस मीन के रूल्स होते हैं किसी चीज को लिखने के लिए। तो यहाँ पर इनको लिखने के लिए रूल्स ये हैं कि अगर एक सिंगल वर्ड पे वो चीज डिपेंड करती है, मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ करती है, तो पहला लेटर कैपिटल होगा। और अगर 2 वर्ड्स हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो हर वर्ड्स जो है उसका पहला जो लेटर है कैपिटल होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे ये रिड्यूस है, सिंप्लीफाई है, पीस वाइज किसी फंक्शन को आपने देखना हो, किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो, तो इसी तरह और भी काफी सारे हैं। तो ये बुक में दिए हुए हैं, इसको आपने देख लेना। अभी हम ये पहला चैप्टर जो है ना उस बुक का, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स का, उसका पहला चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफिक्स है कि मैथमेटिका में हम आपका जो एक्सप्रेशंस है या आपका जो फंक्शन है या उसके अलावा आपका जो डाटा है जो आप एनालाइज करना चाहते हैं, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम विजुअल फंक्शंस। जैसे यदि हमने पीछे देखे फैक्टर का था, इसी तरह यहाँ पे फंक्शंस हैं जो ग्राफ्स के लिए यूज होते हैं। आप फॉर एग्जांपल बनाना चाहते हैं, 2D ग्राफ बनाना चाहते हैं या 3D ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप डाटा को इनपुट करें, फंक्शन का नाम लिखें जो उस ग्राफ को बनाएगा, उसमें आप आगे ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दे दें, तो उस वैल्यूज को यूज करते हुए ग्राफ ड्रा कर देगा। तो सिंपली हमारे पास जो ज्यादातर यूज होते हैं वो बार चार्ट्स यूज होते हैं, या हिस्टोग्राम्स वगैरह यूज होते हैं, पाई चार्ट्स यूज होते हैं। तो ये आपने ग्राफ देखे होंगे बने हुए। बार चार्ट्स में आपने देखा होगा कि वर्टिकली बार्स होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बनी होती हैं, मतलब, और वो रिप्रेजेंट कर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 80% और 60% और 40% की कुछ रेंज दी हुई है, उस रेंज में 80 और 60 के दरमियान में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 और 40% में कितने हैं। तो इन चीज़ों को आप बार चार्ट के थ्रू आप दिखा सकते हैं, जब स्पेशली आप जस्ट काउंट करना चाहें कि एक रेंज के अंदर वैल्यूज कितनी है। इस तरह हिस्टोग्राम में आप जो स्पेशली हमारे पास कंटीन्यूअस वैल्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम को आप यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट में आप परसेंटेज के हिसाब से जब आप डाटा को डिवाइड करते हैं, तो पाई चार्ट जो है ना वो 100% वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर होता है। और उसमें फॉर एग्जांपल जैसे आप चाहते हैं कि हमारे पास क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें पास कितने और फेल कितने हैं, फॉर एग्जांपल 30 पास हैं और 20 फेल हैं, तो उसका पाई चार्ट जो आप जब ड्रा करेंगे तो वो आपको 2 ही उसमें चीज़ें दिखाएगा, पास और फेल की परसेंटेज, और उस हिसाब से वो जो है ना वो ग्राफिक्स के कलर्स होंगे। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये भी हम मैथमेटिका के अंदर इसको हम बना सकते हैं। सर और ये इसके अलावा बता दें। हाँ जी सर ये हिस्टोग्राम्स का दोबारा बता दें। जी, हिस्टोग्राम्स एक्चुअली हमारे पास फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझें कि हमारे पास कुछ डाटा है और डाटा की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास 0 से लेकर 255 तक करती हैं रेंज। फॉर एग्जांपल आप ऐसे कह लें कि टेबल बना हुआ है और टेबल के अंदर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं और उसमें हर जो कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 255 तक की रेंज के अंदर है। तो अब हिस्टोग्राम के अंदर आप इस चीज को देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू वो किस जगह पे है। जब वो वैल्यूज अक्कर हुई तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल आप पहली इनपुट दी, दूसरी दी, तीसरी दी और 1000 इनपुट तक, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यूज किधर लाई करती हैं, मिनिमम कहाँ पे लाई करती हैं। या आप कुछ ट्रेंड देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो 80% से अबव वाली जो वैल्यूज नंबर्स थे वो कहाँ पे उस ग्राफ के अंदर आए हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना ये आप एनालाइज कर सकते हैं डाटा को हिस्टोग्राम्स के थ्रू। ठीक है।
और इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स आप बना सकते हैं, काफी सारे ग्राफ्स होते हैं। तो मेन पॉपुलर यही 3 है। तो आगे देखेंगे, डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर क्या होता है। जैसे ये अभी हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि हमने एक फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर का, और इसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में या विजुअल फॉर्म के अंदर हम इसको देखना चाहते हैं। तो इसको आप प्लॉट के थ्रू, प्लॉट जो है यहाँ पे ये सिंबॉलिक फंक्शंस नेम है, समझिए स्टेटमेंट नेम है। तो इसका भी आप देख लें, जो पहला लेटर पी है वो कैपिटल है, प्लॉट लिखा है और प्लॉट किस चीज को करना है। आगे ये जो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इसके अंदर हमने पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब इन ब्रैकेट्स में हमारे पास दो ऐसे समझ लें आर्गुमेंट्स हैं, या 2 पैरामीटर हमने इस कमांड को दिए हैं या प्लॉट फंक्शन को दिए हैं। पहला जो है वो हमारे पास वो फंक्शन है इटसेल्फ, और दूसरा जो है वो एक्स जो है उसकी कुछ रेंज है, वैल्यूज है। तो दरमियान में एक कॉमा दिया हुआ है, कॉमा सेपरेट करता है। ये आपको माउस नजर आता है, जब मैं माउस ले जाता हूँ उस चीज के ऊपर? यस सर जी सर। मतलब फिर तो अच्छा है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये जो कॉमा है ये सेपरेट कर रहा है दोनों को। इसकी एक साइड पे वो हमारे पास फंक्शन है और दूसरी साइड पे उसकी रेंज ऑफ वैल्यूज है। तो -पाई से लेकर वैसे पाई की जो 3.14 जो भी वैल्यू है, तो उसके दरमियान ये प्लॉटिंग करता है इस फंक्शन को। और नीचे आप आउटपुट में देख रहे हैं कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये इस फंक्शन की दी हुई है। तो अगर आप डिजाइन करना चाहें बाय हैंड तो काफी मुश्किल होगा आई थिंक सो इसको बनाना, और जब आप इसके थ्रू करते हैं मैथमेटिका के थ्रू तो ये बड़ा इजी है आपके लिए। तो इस तरह के ग्राफ जनरेट करना, ठीक है। अभी आप इस चीज को ना देखें। ग्राफ तो वैसे आपको पता होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो वैल्यूज दी हुई है -3 से +3 तक, और ये -1 0.5 और 2 अंडर रूट की वजह से। तो इसको आप ना देखें अभी, ये तो चीजें आपको पता होगी, लेकिन आप सिर्फ अभी फोकस रखें कि मैथमेटिका में हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ये कितना यूजफुल है, किस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखेंगे कि ये प्लॉट या ये ग्राफिकल जो हमने पाई चार्ट ये पढ़े हैं, ये कैसे डिजाइन किए जाते हैं। ये आगे पूरा चैप्टर आएगा, उसमें हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी इसका मकसद यही है कि आप एक सिंपली एक 2D प्लॉट जो है वो आप किसी फंक्शन का कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सिंपली आपने प्लॉट लिखना है, प्लॉट के आगे आपने ब्रैकेट्स के अंदर पहले फंक्शन दे देना है, और फिर आगे उसके बाद आपने उसकी जो वैल्यूज हैं, रेंज जो है वो आपने बता दी। अभी ये एक एग्जांपल है, इसमें भी हमारे पास कोई 2D ग्राफ ही बना हुआ है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं 2 फंक्शंस हैं, उनके जो प्लॉट्स हैं ग्राफिकली हम उनको जो है वो कंबाइन कर रहे हैं। एक ही प्लॉट के अंदर दोनों के जो ग्राफ हैं वो हम देख रहे हैं। तो इसका सिंटैक्स अभी आप देखें, सिंटैक्स वही है प्लॉट का एज इट इज जो पिछली स्लाइड के ऊपर था। प्लॉट हमने लिखा और आगे ये ओपनिंग ब्रैकेट से लेके ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आर्गुमेंट है सारा, इसके अंदर हमने हर चीज जो है वो देनी होती है, किस चीज को प्लॉट करना है, तो हमने फंक्शन देने। तो प्रीवियस जो स्लाइड थी इसके अंदर हमारे पास इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के दरमियान ये एक ही जो है ना वो हमारे पास एक फंक्शन है, और साइन के थ्रू हमने उसको दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 है एक्चुअली, एक ये है साइन और आगे ब्रैकेट्स के अंदर x, और एक ये साइन है और ये 2x। तो ये 2 है हमारे पास। जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, आपने 2 को करना हो, तो उसमें हमें ये चाहिए होता है कि हम ये करली ब्रैकेट्स जो हैं, इन करली ब्रैकेट्स को हम यूज करें, और हर जो फंक्शन है उसको आप कॉमा से सेपरेट करें। तो यहाँ पे भी साइन x और साइन 2x, इन दोनों के दरमियान में कॉमा है जो कि इन दोनों को अलग अलग कर रहा है। मैथमेटिका को ये स्टेटमेंट बता रही है कि 2 फंक्शन है एक्चुअली, और दोनों में चूंकि x है तो x की जो रेंज है वो 0 से लेकर 2 पाई तक है,
तो जब आप इसको आप स्टेटमेंट को रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे दूसरे लफ्जों में, तो आपको नीचे इस तरह का जो ग्राफ है बना हुआ नजर। ठीक है, इसमें एक जो है वो साइन एक्स का और दूसरा जो है वो साइन 2x का। सर इनके दरमियान स्पेस भी डालते हैं, ये स्पेस दी हुई है। हाँ, ये कॉमा जो है ना, कॉमा के बाद आप स्पेस दे दो। स्पेस वैसे कोई तरह मैटर नहीं करती, नाम भी दें तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए कि जब कोई आपकी यूआई प्रोग्राम को रीड आउट करे, फॉर एग्जांपल मैंने तो प्रोग्राम लिखा है और आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको देता हूँ, तो आप जब उसको रीड आउट करें तो समझने में आपको आसानी हो, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ राइटिंग करते वक्त कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स में एक ये भी है कि आप जब एक चीज को दूसरे से अलग करें तो आप स्पेस दें, ना भी दें तो मेरे ख्याल में इससे कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक। तो ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, इनके अंदर आपने दे देने हैं वो फंक्शंस। जैसे ये पहला साइन एक्स है, दूसरा साइन 2x है, तो अगर तीसरा देना हो तो यहाँ पे कॉमा डाल के सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार सही जी सर आवाज नहीं आ रही। रिपीट कर वो लें एक्चुअली सर। बस कोई नेटवर्क का कोई इशू आ जाता है। अभी क्लियर है आवाज? या सर जी सर अभी क्लियर है, रिपीट कर लें सर। वो हो सकता है, वो रिपीट ये कर रहा था बात कि इसके अंदर हमने दो फंक्शंस को प्लॉट किया है एक ग्राफ के अंदर। तो इसमें ये जो करली ब्रैकेट्स हैं, ये इसके अंदर आपने वो फंक्शन सर आवाज नहीं आ दूसरा रही। है, और अगर आपने कोई तीसरा फंक्शन देना हो तो अगर आपने यहाँ पे तीसरा कोई देना है तो यहाँ पे आप कॉमा डालेंगे, कॉमा डाल के आगे साइन फॉर एग्जांपल सर आपकी आवाज करके, लेकिन ये विद इन करली ब्रैकेट्स। ओके सर, समझ आई ये बात? जी सर आ गई। सिंपली मतलब ये करना है कि इन करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आपने मल्टीपल फंक्शन यूज करने हैं तो आपने उनको कॉमा से सेपरेट करना है। मल्टीपल एक्सप्रेशंस देने हैं तो वो कॉमा से सेपरेट हो। ठीक है? यस सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा, इसी तरह ये तो था हमारे पास फंक्शंस थे या एक्सप्रेशंस थे जिनका हमने ग्राफ डिजाइन किया। इसी तरह आप डाटा को भी एनालाइज कर सकते हैं इसके अंदर मैथमेटिका में, बाय यूजिंग मैथमेटिका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब डाटा को आपने एनालाइज करना हो तो डाटा मीन ये नहीं है कि आपके पास 4-5 वैल्यूज हैं। जब आपके पास फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज हैं, तो जब आप उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने का मतलब ये होता है कि डाटा में से आपने कुछ पैटर्न्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो आपने उस डाटा में से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो मुख्तलिफ मेथड यूज करके जो उस डाटा के ऊपर मुख्तलिफ मेथड्स अप्लाई करके आप उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी 2 वेज हैं हमारे पास बेसिकली। या तो हम फिर डाटा जो है उसको इंपोर्ट करें और टेबुलर फॉर्म में उसको डिस्प्ले करके देखें कि क्या है, और दूसरा जो वे होता है वो हमारे पास ये है कि हम कोई ग्राफ वगैरह उसका कोई डिजाइन करें और ग्राफ में जाके उसको विजुअलाइज करें। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम उसका कोई बना लें या हम उसका कोई पाई चार्ट ग्राफ बना लें, तो किसी किस्म का कोई ग्राफ वगैरह बना के उस डाटा को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइज करने से डाटा को अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी होता है, और उसमें से यूजफुल जो पैटर्न्स हैं वो आप इजीली जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हम विजुअलाइजेशन में हो सकती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इजी है बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर टूल
जैसे मैथमेटिका है, मैटलैब है या एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें भी आप कर सकते हैं डाटा को एनालाइज, शीट्स वगैरह में डाटा को। अब इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं जब आप डाटा को विजुअलाइज करना होता है या उसको एनालिसिस करना होता है। तो पहला जो है वो हमारे पास है कि आप डाटा को इंपोर्ट करें। डाटा को इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि आपने एक नोटपैड की फाइल बनाई हुई है या कोई डेटाबेस आपके पास है और उस डेटाबेस में से आप कोई डाटा जो है वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से भी कर रहे हैं। आपका डाटा किसी फाइल के अंदर सेव है, नोटपैड की फाइल है, कोई एक्सेल की कोई शीट है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेटाबेस है, सीक्वल की डेटाबेस है या ओरेकल की है, किसी में आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो उस डाटा को आप एक्चुअली एनालाइज करना चाहते हैं मैथमेटिका में, तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप उस डाटा को उस फाइल में से, जो सॉफ्टवेयर में से आप इधर मैथमेटिका में लेकर आए, मतलब इसको इनपुट देंगे डाटा, इसको हम इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट करना डाटा को। एक होता है डाटा को डिजाइन करना। फॉर एग्जांपल के पास 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है, तो एक वे तो ये हो सकता है कि आप खुद से डिजाइन करें, खुद से वो वैल्यूज जो है वो मैथमेटिका में टाइप करें, पहली रो दूसरी रो लिस्ट्स की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में। तो एक तो वे जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरा वे ये होता है कि ऑलरेडी वो डाटा किसी फाइल में या किसी डेटाबेस में है, तो आप उसको सिंपली इंपोर्ट कर लें अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इंपोर्ट की एक 2 लाइनों का कोड है, वो आप लिखेंगे तो आपका जो डाटा है वो चाहे 1000 रिकॉर्ड्स हो किसी एक्सेल फाइल में हो या किसी और फाइल में, तो वो आप रीड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है इंपोर्ट करने का। दूसरा हमारे पास है कि आप उस डाटा को इंपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल फंक्शंस अप्लाई करके उसका एनालिसिस करते हैं। लाइक उसकी कोई मीन वैल्यू फाइंड करते हैं या मीडियन कोई कैलकुलेट करते हैं, या उसमें से कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज, जो कोई रेंज ऑफ वैल्यूज आप चाहते हैं, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। और थर्ड जो चीज़ होती है उस एनालिसिस का रिजल्ट देखना, तो उस डाटा को विजुअलाइज करना दूसरे लफ्ज़ों में, तो वो फिर आप ग्राफिक्स के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्म में इनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें डाटा को इंपोर्ट करते वक्त, तो तीनों स्टेप्स जो हैं ये एक सीक्वेंस में होंगे। पहला इंपोर्ट करना होगा, सेकंड जो है वो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने, और थर्ड उस डाटा को विजुअलाइज करना। क्लियर है जी? यस सर। यस सर। आगे इसकी एग्जांपल एक देखते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंपोर्ट डाटा कैसे करते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फाइल है dataset.m के नाम से। ये डाटा सेट जो है ये फाइल का नेम है, और m जो है ये इसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन शायद आपने इसमें आईसीटी के कोर्स में पढ़ा होगा कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई फाइल बनाते हैं या उसके बाद कोई एक्सेल की, तो एक तो हम नेम टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की फाइल है तो उसका नाम हम स्टूडेंट दे देंगे, स्टूडेंट, और उसको हम सेव कर देंगे। तो जब हम सेव करते हैं तो उसके साथ जो प्रोग्राम होता है वो एक्सेल का या वर्ड का या जिसमें आप फाइल सेव कर रहे हैं, वो क्या करता है, डॉट लगा के आगे कुछ 1 2 3 या 4 कैरेक्टर तक यहाँ पे जो है ना वो नेम को एक्सटेंड कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस एक्सटेंशन का, ये जो डॉट के बाद 1 2 या 3 या 4 लेटर्स तक होते हैं, वो मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई करना कि ये जो फाइल डाटा सेट है ये किस प्रोग्राम से बिलोंग करती है, किस प्रोग्राम में ये डिजाइन की गई है, ये बनाई गई है। फॉर एग्जांपल जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसे, और जब आप फाइल में जाकर उसको सेव करते हैं, तो सेव का जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें जहाँ पर आप फाइल का नाम देते हैं, उस फाइल के नेम वाले बॉक्स के बिल्कुल नीचे एक फाइल टाइप का भी बॉक्स होता है जो बाय डिफॉल्ट उसमें फिल होके आ रहा होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें .docx ये 4 कैरेक्टर्स होते हैं, .docx भी हम उसको करते हैं। इसी तरह अगर वो एक्सेल की होगी तो उसको .xlsx ये 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 4। नोटपैड वगैरह की कोई फाइल होगी तो उसमें .txt लिखा होता है। ये अमूमन कंप्यूटर में जब आप फाइलें देख रहे होते हैं जहाँ पे स्टोर होती हैं CD ड्राइव में या किसी फोल्डर में,
तो आप देखें इनके साथ समटाइम एक्सटेंशंस आ रही होती हैं। तो होता ये है कि जब आप किसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो वो फाइल जो होती है वो डायरेक्ट जाके उसी प्रोग्राम में खुलती है। ये नहीं होता कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बनाई है और उस पर डबल क्लिक करें तो वो नोटपैड में खुल जाए या वो एक्सेल में जाके खुल जाए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुलती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली फाइल जो है वो एक्सेल में खुलती है ऑटोमेटिकली। उसकी वजह क्या है? वजह यही होती है कि ये जो साथ एक्सटेंशन दी होती है जब आप फाइल बना के सेव करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसे पता चल जाता है कि ये फाइल किसकी है। तो यहाँ पे ये जो dataset.m है ये m एक्सटेंशन है किसी प्रोग्राम की, मे बी मैटलैब की हो, मे बी किसी और की हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये .m किसकी है? तो बहरहाल ये यहाँ पे जब बताने का मकसद ये है इस एक्सटेंशन के बारे में डिटेल से कि जब आपने डाटा को इंपोर्ट करना है तो जहाँ पर आपने फाइल का नेम देना होता है वहीं पे साथ एक्सटेंशन भी लाजमी देनी है, तब जाके ये जो है ना ये रीड आउट होगी। ये नीचे दिया हुआ है एक इनपुट स्टेटमेंट है, बल्कि इसको रीड करने से पहले इस फाइल का एक स्ट्रक्चर है बुक के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो dataset.m वाली फाइल है इसमें डाटा पड़ा हुआ है काफी सारा, और वो जो डाटा है वो किस फॉर्मेट के अंदर है, वो m, r कह लें कि 2 पॉइंट्स फॉर्म में, मतलब 2 वैल्यूज हैं और कॉमा सेपरेटेड है। तो इस तरह करके रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर, मे बी 28 के कितने हैं। तो ये नीचे अगर आप आउट 24 ये देखें तो इसमें जैसे ये है 0.06099 कॉमा यहाँ पे 6095,990, ये जो है ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरह कॉमा स्पेस देके करली ब्रैकेट्स के अंदर ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह। तो ये दो वैल्यूज को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हमारे पास थर्ड वैल्यू होती तो m, r, v कर लेते फॉर एग्जांपल नोटेशन बताते वक्त, और वो फिर डाटा फाइल में किस फॉर्मेट में होता, फिर यहाँ पे ये 2 वैल्यूज हैं तो कॉमा करके आगे एक थर्ड वैल्यू भी होती। तो हर रिकॉर्ड के अंदर जैसे ये करली ब्रैकेट का मतलब एक एंट्री उस फाइल की, या आप दूसरे लफ्ज में कह लें कि एक टेबल है और टेबल में पहली जो रो है वो ये आउट 24 में पहली वैल्यू है ये वाली, और दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, चौथी ये है, और इस तरह ये 28 रोज है फॉर एग्जांपल। तो इसको आपने जब इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करना कैसे है? अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक हमने लिखा है डाटा फाइल, पीछे हमने बड़ी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल हमने इधर ये प्लॉट का पढ़ा था कि P कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमने ये पढ़ा था फैक्टर का F बड़ा होना चाहिए, ये ट्रिग रिड्यूस का T और R कैपिटल होना चाहिए। लेकिन ये जो हमने स्टेटमेंट है इसमें कैपिटल नहीं है। जब कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सिंबॉलिक या बिल्ट इन फंक्शन नहीं है जिसको हम यूज कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा बनाया हुआ एक वेरिएबल है, ये हम खुद से बना रहे हैं। जैसे हमने वो पहले जो 2 एग्जांपल्स देखे थे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की, तो मैंने कहा था कि मेमोरी में डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो हमने वो 3 वेरिएबल्स भी बनाए थे, ठीक है, हीट का और इसी तरह एक वो और थे। तो सिमिलरली यहाँ पे एक वेरिएबल है, ये कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। तो इसके जब आप खुद से डिफाइन करते हैं तो आप जिस तरह मर्जी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तभी पड़ता है जब वो चीज पहले से डिफाइन है कि इसका डी कैपिटल होना चाहिए, और जब आप डी कैपिटल नहीं देंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं देंगे, तो ये एरर आ जाएगा या वो इस स्टेटमेंट को रन नहीं करेगा मैथमेटिक का, जब तक आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे जो ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये हमारा है, तो एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल को बनाने का मकसद क्या है कि जो फाइल हम रीड करेंगे उसमें जो डाटा है वो सारे का सारा इस वेरिएबल में जाके मेमोरी में जाके कहीं पे स्टोर हो जाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जिसे आप कहते हैं उसमें जाके स्टोर हो जाता है कि नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम इसको यूज कर सकें। तो इसका तरीकेकार क्या है, सिंटैक्स क्या है, आपने एक वेरिएबल बना लिया डाटा फाइल का, इक्वल साइन दे दिया असाइनमेंट ऑपरेटर, और फिर आगे आपने टू फाइल नेम। अब इसका देखें टी भी कैपिटल है, एफ भी कैपिटल है और एन भी कैपिटल है, तीनों जो है। इसका मतलब ये है कि ये 3 वर्ड्स को कंबाइन करके एक नेम बना है, और ये सिंबॉलिक है, बिल्ट इन है, ये इसी तरह होगा, इसमें कोई स्पेस
कोई लेटर ऊपर नीचे या स्मॉल केस में या कैपिटल केस में आप चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज। तो इसमें जैसे हमने ये पीछे देखा कि फिर हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स में आर्गुमेंट देते हैं, ये पैरामीटर्स देते हैं, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं। इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक, इसके अंदर ये जो चीजें हैं ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं। अब पहला जो पैरामीटर है वो हम दे रहे हैं पाथ का। तो वो फाइल जो है वो कंप्यूटर में कहाँ पे पड़ी हुई है जिसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई फाइल बनाते हैं और आप उसको सेव करते हैं तो आप सी ड्राइव में जाके या डी ड्राइव में जाके आगे कोई फोल्डर बना होता है उसको ओपन करते हैं, फिर आगे कोई फोल्डर होता है उसको ओपन करते हैं, फिर उसमें वो फाइल पड़ी होती है। तो ये जो सी ड्राइव से लेकर हमने 2-3 फोल्डर्स बनाए होते हैं और आगे जाके फर्दर फाइल पड़ी होती है, इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ दैट फाइल। ठीक है, तो कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं सबका एक यूनिक पाथ होता है। ठीक है, तो वो पाथ हम यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे इस केस में हम देखें तो हमारे पास वो फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है, ये फाइल का नेम है एक्चुअली dataset.m। ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, ये डाटा फाइल्स का एक फोल्डर है उसके अंदर है। इसको फोल्डर भी कहते हैं, डायरेक्टरी भी कहते हैं, तो दोनों लफ्ज आप यूज कर सकते हैं। तो इस डाटा फाइल के फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है और ये फोल्डर जो है ये IPM3 के फोल्डर में पड़ा हुआ है और ये फोल्डर एप्लीकेशंस के फोल्डर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये एप्लीकेशन का फोल्डर किधर है, ये इस बेस डायरेक्टरी के अंदर है। बेस डायरेक्टरी क्या है, बेस डायरेक्टरी आपकी बिल्ट इन प्री डिफाइन या आपको कह लें कि बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्टरी होती है जिसमें फाइल्स जो है वो जाके स्टोर होती हैं। ये यहाँ पे ये है वो चीज, सी ड्राइव, आगे डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स, आगे ऑल यूजर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो 3 चीजें हैं, ऑल यूजर का फोल्डर, डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग्स का फोल्डर और सी ड्राइव, ये तीनों जो है ये हमारी बेस डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इस ऑल यूजर के फोल्डर से आगे एप्लीकेशन, ये वाली चीज, उसके बाद बल्कि नहीं सॉरी, ये एप्लीकेशन डाटा, मैथमेटिका और एप्लीकेशंस, यहाँ तक ये सारी बेस डायरेक्टरी है। फिर आगे जो है ना ये हमारे पास एप्लीकेशंस, IPM3, डाटा फाइल, ये 3 जो है ये हमारे अपने फोल्डर्स हैं जो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। और dataset.m जो है ये एक्चुअली वो फाइल है जो वहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसको रिवर्स फॉर्म में देखें या आप इनिशियली देखें स्टार्ट से, कि आपने सी ड्राइव ओपन की, उसमें डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग फोल्डर को ओपन किया, उसमें ऑल यूजर्स को ओपन किया, फिर एप्लीकेशन डाटा को ओपन किया, फिर मैथमेटिका को आपने ओपन किया, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस के फोल्डर को ओपन किया, फिर IPM3, फिर डाटा फाइल और उसमें जाके ये फाइल पड़ी। ये एक लंबा पाथ है। इस पूरे पाथ को हम URL भी कहते हैं। इसका पाथ क्या है या URL क्या है, तो बेसिकली URL तो इंटरनेट के ऊपर किसी वेब पेज का कोई एड्रेस हो या किसी फाइल का पाथ हो तो उसके लिए URL यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इधर भी आजकल इसको जो है ना URL का नाम इधर भी यूज करते हैं पाथ को रेफर करने के लिए। बहरहाल तो ये एक चीज है, समझ आई इस बात की। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको डी ड्राइव में कहीं पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, डी ड्राइव में आगे BS का फोल्डर है और उसमें मैथ का फोल्डर है और आगे फाइल है आपकी, तो इसका पाथ कुछ इस तरह हो जाएगा। ये यहाँ ये जो है ये D हो जाएगा, कॉलन, आगे आपका BS का फोल्डर BS और आगे जो है वो मैथमेटिक्स और फिर आगे जो भी फाइल का नाम होगा। तो इधर भी फिर चेंजेस हो जाएंगे। ये जो बार है, दूसरे लफ्जों में आप ये कह लें, ये जो बार कह लें बैक स्लैश है दूसरे लफ्जों में। ये बैक स्लैश जो है, इधर बैक स्लैश यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बैक स्लैश का मतलब कॉमा दे के उसको सेपरेट कर रहे हैं। फोल्डर का नाम डबल कोटेशन में, आगे कॉमा, फिर अगला फोल्डर डबल कोटेशन में, फिर कॉमा, फिर अगला फोल्डर, इस तरह करके जो है ना पाथ को एग्जैक्ट इस तरह नहीं कॉपी पेस्ट करना। सी लैंग्वेज के अंदर, C++ में, बाकी काफी सारी लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो पाथ है वो हम इसी तरह देते हैं जिस तरह ये नीचे है आउटपुट 23 में। ये डबल कोटेशन में अगर यहाँ पे दे दें सारा एज इट इज तो फाइल रीड हो जाएगी, कोई इशू नहीं।
लेकिन हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, मतलब अपना एक रूल होता है चीज़ों को हैंडल करने का या राइट करने का। तो इस रूल के मुताबिक आपने जो फोल्डर्स हैं वो डबल कोटेशंस में और उनको कॉमा से सेपरेट करना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर इस करली ब्रैकेट से लेकर इस करली ब्रैकेट तक ये पूरा पाथ है, और इस पाथ के बाद ये फाइल है जिसको हमने रीड करना है या इंपोर्ट करना है। तो इनपुट ये जो पहली है, इसका मतलब ये है कि आपने जो भी फाइल में था वो आपने डाटा फाइल के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, मेमोरी में जाके वो चीज स्टोर हो गई। और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसी डाटा फाइल को, उसी वेरिएबल को यूज करके डाटा को हम एक फॉर्मेट के अंदर लेके आ रहे हैं। जी अवैस कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी सर, वो बताना था कि हमारी नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया और 3:30 बजे वो शुरू हो जानी थी। अच्छा चलें, यही बस यहीं पे एंड करते हैं इसको, कि ये चीज यहाँ पे हो गई रीड आउट। और फिर उसके बाद ये है इंपोर्ट किया हमने, उसी वेरिएबल को यहाँ पे लिखा है मेमोरी का वेरिएबल नेम, और किस फॉर्म में ले रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में। तो ये आपको यहाँ पे वो सारी फाइल में जो भी डाटा है वो इधर डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में देखते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। शेयर कर दें जी, सर दोनों को ठीक है, स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।